अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैनिपुलेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज कोड्स। असेंबली लैंग्वेज का कोड जो हम इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं उसे मशीन लैंग्वेज में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है असेंबलर के थ्रू, और ये ट्रांसलेशन और मैनिपुलेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कोड को देखते हैं। जब हम किसी भी कोड को डिसअसेंबल करते हैं हम उसमें इस्तेमाल होने वाले ऑप कोड्स को देखते हैं, और ये सिर्फ ट्रांसलेशन का एक स्टेज होता है, एक लेवल होता है। द assembled कोड इज टिपिकली ट्रांसलेटेड इनटू अ सीरीज ऑफ हेक्स कोड्स, यानी वो जो assembled कोड होता है, जो असेंबली लैंग्वेज का कोड है, वो एक्चुअली हेक्साडेसिमल कोड्स में ट्रांसलेट होता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द ऑब्जेक्ट कोड बिलो दीज आर फ्रॉम 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। ये आपके सामने जो है एक डायग्राम है। डायग्राम केवल की स्क्रीनशॉट है असेंबली लैंग्वेज के कोड की जो ट्रांसलेशन की गई है हेक्साडेसिमल कोड्स में। ट्रांसलेटर्स किस तरह काम करते हैं। हम जस्ट एक सिंपल एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम जो है लेते हैं और उसके साथ समझते हैं। लेट्स सपोज हम पाइथन का जो है वो लेते हैं स्क्रिप्ट और या प्रोग्राम, और एंड कॉपी इट टू अ क्लीन डायरेक्टरी। इन द सेम डायरेक्टरी क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल। तो हम उस फाइल को एक डायरेक्टरी में कॉपी करते हैं और उसी डायरेक्टरी में एक नई पाइथन की फाइल बनाते हैं। The only line you need is import file name. For example, import temp convert. Do not put in the extension. Give the file a sensible name. फाइल का एक नाम रखा जाता है, उसे रन किया जाता है, और अपनी डायरेक्टरी में आप देखते हैं कि आपकी डायरेक्टरी में एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है पी वाई कैशे के नाम से। ओपन दिस, उसको आप जब खोलेंगे तो उसके अंदर आप डॉट पी वाई सी एक्सटेंशन की कुछ फाइल्स देखेंगे, जैसे डायग्राम में आपको शो हो रहा है। ओपन वन ऑफ द फाइल्स विद सब लाइन टेक्स्ट। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर काम किस तरह करेगा। इसमें 4 तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं: लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, लाइब्रेरी रूटीन्स। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, कोड जनरेशन और ये लाइब्रेरी रूटीन्स, ये सब क्या होती हैं। हम इनमें सिंटैक्स को, जो हमने लिखा है उसके मीनिंग को, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रांसलेटर आपको पता है 3 तरह के होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इसमें से कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये होता है कि दोनों सोर्स कोड और को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर जो है वो एज अ होल रन करता है, और जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन। और असेंबलर हम इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। डिस्क्राइब्स द नीड फॉर एंड यूज ऑफ ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेटर्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों है और हम किस लिए उसे इस्तेमाल करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड। इससे हमें असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड का रिलेशनशिप भी समझ में आता है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ एन असेंबलर इन प्रोड्यूसिंग मशीन कोड। फिर डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइलेशन। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इंटरमीडिएट कोड इन अ वर्चुअल मशीन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग लेक्सिकल एनालिसिस। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सिंटैक्स एनालिसिस। Explaining how errors are handled, explain the code generation phase and understand the need for optimization, describe the use of library routines। ये सब चीज़ें जो है ट्रांसलेटर्स करते हैं। A particular architecture has no way to directly read source code। किसी भी आर्किटेक्चर या सीपीयू में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डायरेक्टली सोर्स कोड को रीड कर सके। उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि उस आर्किटेक्चर का अपना एक मशीन कोड होता है, अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। This prevents a straight source code to machine code translation। We need to assemble the code। और यहाँ पर हमें इसी वजह से असेंबली जो कोड है उसे असेंबल करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन कोड में। We have previously seen that one line of source code can generate many lines of object code। हमें ऑब्वियसली मालूम है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा है कि सोर्स कोड की एक लाइन काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रिएट कर सकती है ऑब्जेक्ट कोड में। यानी अगर सोर्स कोड में को आपने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया तो जो जहाँ पर सोर्स कोड की लाइन एक थी वहाँ ऑब्जेक्ट कोड की लाइंस एक से ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके सामने डायग्राम में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसे जो है कन्वर्ट भी किया गया ऑब्जेक्ट कोड में। तो यहाँ पर देखिए जो लाइन 4 है सोर्स कोड की, ये ऑब्जेक्ट कोड की 2 लाइनें बनाती है। इसी तरह लाइन 6 जो है वो 8 लाइनें बनाती है। तो इसको हम कह सकते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड के साथ। और इसी तरह से असेंबली कोड का पूरा जो प्रोग्राम है वो 20 लाइंस का बनता है।
ये जो कोड आपके सामने लिखा गया है ये किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसे जब आप पाइथन में असेंबली में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं एज ऑब्जेक्ट फाइल, तो देखें 3 लाइनों का कोड 20 लाइनों में ट्रांसलेट हुआ। असेंबली कोड हैज़ वन टू वन रिलेशनशिप विद मशीन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में आप कोई कोड लिखते हैं, सी है या जावा है, कोई भी उसके लिए कंपाइलर आप यूज़ करते हैं, तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा असेंबली में, और असेंबली में फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। In the diagram to the left, there is a representation of how the language becomes less friendly as the translation process is undertaken. हाई लेवल लैंग्वेज फ्रेंडली होती है क्योंकि हमें वो समझ में आ रही होती है, तो जब हम उसे ट्रांसलेट करते जाते हैं बारी बारी असेंबली में और फिर मशीन में, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह वो अनफ्रेंडली होती जा रही हैं, कि यानी कि हमें वो समझ में नहीं आती आ रही है। अब वी ऑलरेडी नो दैट मशीन कोड इज आर्किटेक्चर स्पेसिफिक। ये बात तो हमें पता है कि मशीन कोड जो है वो आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का। इसका मतलब ये कि अगर आर्किटेक्चर 32 बिट का है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे उसके टोटल वर्ड की लेंथ जो है वो 32 बिट्स होगी, और दिस मीन्स दैट द एड्रेस बस इज 32 बिट इन साइज एंड दैट द साइज ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इज 32 बिट। ये हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आर्किटेक्चर में देखा कि 32 बिट की एड्रेस बस है, इसका मतलब ये है कि 32 बिट्स का डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस दोज एक्सीडिंग द वर्ड लेंथ आर स्प्लिट इनटू 2 और मोर इंस्ट्रक्शंस। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 2 पार्ट्स। हर इंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट होते हैं, ऑपकोड और डाटा। ऑपकोड जो है वो इंस्ट्रक्शन होती है जैसे कि ऐड, जो कि वैल्यू ऐड करता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, और डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन बीइंग मैनिपुलेटेड। वो जो इंफॉर्मेशन जिसको आप जिस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली डाटा है। जैसे फॉर टू हैव द इंस्ट्रक्शन ऐड अप्लाई टू इट, जैसे फॉर इंस्ट्रक्शन जो है वो है जिस पे आपने ऐड ऑपरेशन अप्लाई किया। वी ऑलरेडी नो दैट असेंबली कोड हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट यूजेस निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज के निमोनिक्स होते हैं, हमें ये पता है। और e.g. add 4 to ACC accumulator registers an instruction to add a value to the accumulator. Notice now that we are in the territory of registers. असेंबली लैंग्वेज में जो रजिस्टर्स यूज होते हैं, आप नीचे टेबल के जरिए देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन है मूव वैल्यू 0 टू अकाउंट। सपोज अगर ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है, तो ऑपकोड जो है वो उसका कन्वर्ट उसने किया और फिर डाटा जो है उसने वो हमें शो कर दिया टेबल के जरिए। Keep it simple. How 2 bytes or 16 bits can be characterized. बिट्स 1.6 ऑपकोड और बिट्स डाटा, तो इसको जो है आप देख रहे हैं कि ऑपकोड में और असेंबली लैंग्वेज के निमोनिक्स में और डिस्क्रिप्शन इसकी उसमें बताया विल मूव अ वैल्यू टू अ रजिस्टर। यानी मशीन कोड में और असेंबली कोड में हम इस तरह से निमोनिक्स को यूज करके काम करते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा मशीन कोड पे। इन दिस एग्जांपल ऑफ डिसअसेंबल्ड कोड टू द ऑफसेट सेकंड कॉलम हैज अ पर्टिकुलर पैटर्न। The second column refers to the instruction for the mnemonic opcode in column 3. ये आपके पास second column है, ये हमें mnemonics के opcode जो है actually दे रहा है, जो कि column 3 में each instruction is exactly 3 bytes in size and therefore 3 bytes apart.